आवाज नहीं करेंगे भाई। मौर्य सम्राट अशोकमान, 4-5 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने ये पढ़ लिए, 2 राजा पढ़ लिए इनके मौर्य साम्राज्य के। तो अब अशोकमान पढ़ते हैं, 3-4 चीजें पढ़नी है हमने इसकी, ठीक है। एक तो अशोक के बारे में ही पढ़ना है, सम्राट अशोक, ठीक है। एक सम्राट अशोक की विजय पढ़नी है हमने, इसके युद्ध। एक सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म का संबंध पढ़ना हमने, बौद्ध धर्म। और इसके बाद हमने सम्राट अशोक का, ठीक है, अभिलेख पढ़ने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिलेख वाला। ये 4 चीजों पे ध्यान देंगे, अशोक कंप्लीट, ठीक है। तो पहला है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या है? बिंदुसार, ठीक है। इनके पिता है बिंदुसार। लिख देते हैं 2-4 चीजें इसकी। इसका जन्म होया है 304 BC में, 304 BC। इनकी माँ का नाम क्या है? इनकी माँ है धर्मा, ठीक है। राजा कब बना है? 272 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 232 या 37 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ये राजा रहा। पर इसका ये राजकाल है, इसका ये राजा रहा है 272 में बिंदुसार मर गया और राजा बन गया अशोक, ठीक है, 272 ईसा पूर्व में। पर राज्याभिषेक कब होया? ये है इंपॉर्टेंट कि अशोक का राज्याभिषेक, ठीक है, इसका कोरोनेशन कब होया? इसका राज्याभिषेक होया 269 BC, 269 BC। अब देखो राजकाज तो इसने संभाल लिया 272 में, पर राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, मुकुट पहन रहा है पूरे विधि विधान से 269 में। 3 साल लग गए, ठीक है, राज्याभिषेक करवाने में। इसके लिए बताते हैं कि इन 3 साल में अशोक किस में उलझा रहा? गृह युद्धों में उलझा रहा। इन 3 साल में अशोक गृह युद्धों में उलझा रहा। और सिंगली जो श्रीलंकाई अनुश्रुतियां हैं, श्रीलंकाई जो ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से बताते हैं कि इसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। 99 भाइयों को मारा इसने, ठीक है। इसने अपने 99 भाइयों को मार के तब राज गद्दी हासिल करी है, ठीक है। अब ये है अशोक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फिर आता है कि अशोक के और किस किस नाम से जाना जाता है भाई अशोक को? और भी कुछ नाम है क्या अशोक के? ठीक है, अशोक के नाम है देवानाम, प्रियदसी, देवानाम प्रियदसी भी है इसका एक नाम, ठीक है। एक नाम इसको खाली अशोक भी बोला जाता है, अशोक वर्धन भी बोला जाता है, और इसको चंड अशोक भी बोला जाता है। ये अशोक के नाम है भाई, ठीक है। देवानाम प्रियदसी, अशोक, अशोक वर्धन, चंड अशोक, ठीक है। देवानाम प्रियदसी बोला जाता है इसको अभिलेखों में, अभिलेखों में इसको देवानाम प्रियदसी, इसकी जो उपाधि है देवों का प्यारा राजा, देवानाम, देवा नाम प्रियदसी, देवों का प्यारा राजा, ठीक है। अशोक मतलब जो हम कह रहे हैं इसको अशोक, 2-3 छोटे अभिलेखों में अशोक भी बोला गया इसका, जैसे भाबरू अभिलेख है, ठीक है, सॉरी मास की अभिलेख है, एक गुर्जरा अभिलेख है, एक नैतूर अभिलेख है, ठीक है। इन अभिलेखों में अशोक को अशोक के नाम से जाना गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस अभिलेख में अशोक को अशोक नाम से ही पुकारा गया है, अशोक का अशोक नाम बताया गया, अशोक को अशोक नाम से संबोधित करा गया है। कौन से अभिलेख? मास्की, गुर्जरा, नैत्यूर, ये अभिलेख है भाई। फिर अशोक वर्धन कहां पर कहा गया अशोक को? इसको अशोक वर्धन बोला जाता है पुराणों में। चंड अशोक कहां पर कहा गया है अशोक को? ठीक है,
श्रीलंकाई ग्रंथों में श्रीलंकाई अनुश्रुतियों में अशोक को चंड अशोक बोला गया। तो इस तरीके से अशोक के कई सारे नाम हैं हमारे पास, ठीक है। ये अशोक के नाम हैं और ये अशोक के पिताजी माता, कब पैदा होया, कब से कब तक इसने शासन करा, ठीक है, कब इसका राज्याभिषेक होया, ठीक है। श्रीलंकाई ग्रंथ लिख दो, श्रीलंकाई बुक लिख दो, श्रीलंकाई साहित्य लिख दो, ठीक है। ये अशोक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, 2-4 बातें बस, ठीक है। अब दूसरी जो है अशोक की विजय। हाँ भाई, अशोक की विजय, एक तो विजय है अशोक की राजा बनने के पहले, एक इंपॉर्टेंट विजय है राजा बनने के बाद, ठीक है। अशोक की अगर विजय अभियान की बात करें, एक राजा बनने के पहले और एक राजा बनने के बाद। राजा बनने के पहले क्या है, तक्षशिला का विद्रोह दबाया था। तक्षशिला के विद्रोह को शांत करा था इसने अपने पिताजी के शासनकाल में, ठीक है। जब तक्षशिला का कौन था गवर्नर, सुसीम, इसका बड़ा भाई, ठीक है। ये कहाँ का गवर्नर था उस टाइम पे, उज्जैन का। जब सुसीम से काम नहीं चला तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा वहां पे कि चलो भाई वहां के विद्रोह को शांत करो। तो एक ये इसकी उपलब्धि है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इसकी उपलब्धि है वो ये है कि राजा बनने के बाद कलिंग युद्ध करा था इसने, कलिंग विजय, ठीक है भाई, कलिंग विजय। कलिंग आज का जो उड़ीसा है, ठीक है, आज का जो उड़ीसा है वहां पे कलिंग की अवस्थिति है, कलिंग राज्य वहां पे है, ठीक है। कलिंग में, कलिंग जो राज्य है, कलिंग का जो युद्ध होया है वो युद्ध होया है अशोक के राजा राज्याभिषेक के, भाई बीच में बात मत करो बच्चों ना, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। राज्याभिषेक कब होया इसका, 269 ईसा पूर्व में। उसका 8वां वर्ष मतलब 8 साल घट जाएंगे 261 ईसा पूर्व में। तो कब हो रहा है ये, तो युद्ध कब हो रहा है, 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा है, ठीक है। किसके साथ लड़ा है, कलिंग का राजा है उस टाइम पर नंदराज, और दूसरा राजा हो गया ये अशोक। इन दोनों के बीच में ये युद्ध होया भाई, ठीक है। युद्ध का परिणाम ये है कि सम्राट अशोक युद्ध जीत गया, ठीक है, और नंदराज युद्ध हार गया, मारा गया। इस युद्ध में इतना ज्यादा रक्तपात होया, इतना भयंकर रक्तपात होया, मतलब इतने ज्यादा आदमी मरे इसमें कि उसको देख के अशोक का मन बदल गया। मन ये बदल गया, उसको लगा कि यार ये युद्ध तो बहुत गलत चीज है, ठीक है। तो इसने प्रण लिया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नीति छोड़ दी इसने, ठीक है, युद्ध नीति का त्याग कर दिया इसने। युद्ध नीति छोड़ के कौन सी नीति अपना ली, धम्म की नीति अपना ली। धम्म की नीति मतलब ये बौद्ध धर्म में आ गया, एक अहिंसात्मक जीवन जीने की सोचने लग गया ये, या मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, रक्तपात छोड़ो। अब ये भलाई का काम करने लगा। अब इसने एक धम्म बना लिया, अपना धम्म बना लिया, उसको धम्म बोलते हैं, धम्मी बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से धर्म बोल दो इसका, अपना ये एक अलग से कुछ सिद्धांत बना लिए इसने, या यूँ कह दो कि हिंदू धर्म की और बौद्ध धर्म की कुछ अच्छी अच्छी बातें मिला के सदाचार के अच्छे नियम से बना लिए इसने कि भाई ये पालन करने हैं आपको। इसने अपना धर्म बना लिया, युद्ध नीति का त्याग कर दिया। तो कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लें, कलिंग युद्ध कब होया, कौन राज्याभिषेक के कौन से साल होया, किस साल में होया, किन के बीच में होया, ठीक है, वर्तमान में कलिंग कहाँ पर है, या फिर किस युद्ध के बाद अशोक ने धर्म युद्ध नीति छोड़ दी थी, ठीक है, किस युद्ध का अशोक के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, किस युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म में आ गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट युद्ध है, कैसे भी क्वेश्चन आए, ठीक है। ये है कि कब युद्ध होया है, 261 ईसा पूर्व में। कौन सा वर्ष था, 8वां वर्ष था राज्याभिषेक का, ठीक है। ये है इसकी विजय। अब अगर हम यूँ देखें कि इसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। अब जब आदमी विजय करेगा, युद्ध लड़ेगा, तो उसने राज्य तो विस्तार करा ही होगा कहीं ना कहीं। तो इसका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, इसके राज्य को अगर मैप में देखें हम भाई थोड़ा सा, ये दिख जाएगा,
सब बच्चों को दिख रहा है ये? चलो ऐसे ही कर देते हैं इसको, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा जैसा भी बन गया। ठीक है, ये क्या है? पाकिस्तान। ये लगा लिया हमने, ये अफगानिस्तान है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर है ईरान, ये कश्मीर है, ये बंगाल आ गया। और इसको छोड़ दें अगर हम, ठीक है, ये संगम राज्य हैं। संगम राज्य मतलब संगम काल के राज्य कौन से? चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, पांड्यों को अगर छोड़ दे, यहाँ पे केरल में थे चेर, ठीक है, ये है पांड्य, और ये यहाँ रह जाएगा, जो ये वाला रह जाएगा, ये रह जाएगा चोल। तो ये 3 राज्य इसके भारत से बाहर हैं इसके साम्राज्य में। बाकी ये सारा का सारा जो एरिया है ईरान तक, कश्मीर तक, ये सारा एरिया किसका है? सम्राट अशोक का एरिया है। ये सारा का सारा सम्राट अशोक का राज्य विस्तार है। ठीक है, तो सम्राट अशोक के राज्य से बाहर जो है वो ये 3 इंपॉर्टेंट राज्य हैं, ये संगम राज्य बोलते हैं इनको। ये 3 राज्य इसकी दक्षिणी सीमा पर हैं, और इन 3 राज्यों का जिक्र जो है वो सम्राट अशोक के अभिलेख संख्या या शिलालेख संख्या 2 में दिखाया गया, बताया गया है। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे, अभी जब अभिलेख पढ़ेंगे तब देख लेंगे इनको। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई इसके बारे में, ये अगला फैक्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक से बौद्ध धर्म में किस तरीके से रहा है, बौद्ध धर्म से संबंधित फैक्ट देखें तो 3 बौद्ध भिक्षु हैं। ठीक है, नंबर 1 निग्रोध, नंबर 2 उपगुप्त, और नंबर 3 मोगलीपुत्तिस। ये 3 बौद्ध भिक्षु हैं जो अशोक के साथ, जिनका नाम जुड़ा हुआ है, सम्राट अशोक के साथ नाम जुड़ता है। निग्रोध वो आदमी है जिसने सबसे पहले सम्राट अशोक को सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के बारे में बताया। ठीक है, ऐसा मान लो। उपगुप्त वो आदमी है जिसने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में शामिल करा। ये बौद्ध धर्म में लेके आया सम्राट अशोक को। और जो ये मोगलीपुत्तिस है, ये वो आदमी है जिसने अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, अंतिम, ये अशोक के जीवन से संबंधित अंतिम भिक्षु है एक तरह से, ये लगा लो अंतिम, इसको अंतिम रूप से सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी इसने, ऐसा कह लेंगे हम। तो ये 3 आदमी, 3 बौद्ध भिक्षु हैं जो अशोक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में आया या नहीं आया, वैसे तो ये थोड़ा सा डिबेट का इशू है। कई सारे इतिहासकार बोलते हैं भाई इसने इसके सिद्धांत मानने हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं आया क्योंकि उसने किसी भी अपने अभिलेख में ये जिक्र नहीं करा है कि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। पर कई सारे इतिहासकार मानते हैं नहीं कि इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। सब अपनी अपनी अलग अलग सी बातें बताते हैं। फिर भी साक्ष्यों के रूप में ये कह सकें हम कि ये बौद्ध धर्म में आया था। ठीक है, बैराट अभिलेख है, इसमें पता लगता है। ठीक है, बैराट अभिलेख। दूसरा, इसका जो शिलालेख संख्या है 2, शिलालेख संख्या 4। अशोक का जो शिलालेख संख्या 4 है, ये अभी हम 4 भी पढ़ेंगे, 2 भी पढ़ेंगे, पहला भी पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे हम, तब पता लग जाएगा। तो बैराट अभिलेख में है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म मान लिया है भाई। ठीक है, शिलालेख संख्या 4 में है कि सम्राट अशोक ने युद्ध नीति छोड़ दी है और अब उसने कौन सी नीति अपना लिया? अब उसने धमकी नीति अपना लिया। अब उसने बौद्ध धर्म अपना लिया है, मतलब धमकी नीति अपना लिया, बौद्ध धर्म नहीं, धमकी नीति अपना लिया उसने। ठीक है, अब भेरी घोष, भेरी मतलब युद्ध घोष, युद्ध नीति का त्याग कर दिया और कौन सी नीति अपना ली? धमकी नीति अपना ली है। ये चीजें हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित अशोक के बारे में क्या फैक्ट हैं?
अशोक से संबंधित फैक्ट ये है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, ठीक है, बोध गया की यात्रा करी है भाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, जब राज्याभिषेक 10 साल हो गए राज्याभिषेक को, तब सम्राट अशोक बोध गया की यात्रा पर पहुंच गया, मतलब बोध गया चला गया। अब मैं ये कहूँ बोध गया गया है, बोध गया चला गया, बोध गया की यात्रा करी। बोध गया क्या, कौन सा स्थान है? बिहार में। क्या होया, क्या इंपॉर्टेंस है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होया था, तो इसने यहाँ की क्या करिया, यात्रा करिया। कब करिया? 10वें साल, ठीक है। इसी तरीके से सम्राट अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ पहुंच गया? लुम्बिनी चला गया भाई। ये लुम्बिनी चला गया। और लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। और लुम्बिनी की क्या इंपॉर्टेंस है? महात्मा बुद्ध का जन्म होया था यहाँ पे, ठीक है। लुम्बिनी की यात्रा पे गया। यहाँ पे जाके यहाँ से संबंधित एक इंपॉर्टेंट अभिलेख है, ठीक है, स्तंभ लेख है। अभिलेख क्या? स्तंभ लेख है, ठीक है। उसको बोलते हैं रूमिनदेई स्तंभ लेख। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई, रूमिनदेई स्तंभ लेख। अब इसमें क्या है? इसका विषय है आर्थिक। इसमें सम्राट अशोक ने जब वहां पर यात्रा करी है, ठीक है, तो उसने कर को 1/4 से 1/8 कर दिया था। पहली बात, कर घटा दिया था वहां के लोगों का, ठीक है। सम्राट अशोक जब लुम्बिनी गया, अब मान लेते हैं भाई मोदी साहब सोनीपत में आए, तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे ना, यहाँ पे कोई रोड का उद्घाटन कर जाएंगे, या कोई नई योजना की बना के चले जाएंगे, या लोगों के लिए कोई काम कर जाएंगे। तो ऐसे एक राजा जब नेपाल गया, तो उसने वहां के लोगों के लिए ये आदेश दे दिया कि भाई आप लोगों को जो 1/4 कर देना पड़ रहा है, अब आप वो 1/8 कर दो। 1/4 ज्यादा है या 1/8? ज्यादा तो 8 लग रहा पर है, ठीक है। तो दूसरा काम इसमें क्या है, इस अभिलेख में ये है कि भाई इसने महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा है। इसी अभिलेख में महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि की उपाधि दी है। शाक्य मुनि, हमने नाम पढ़ा था ना महात्मा बुद्ध का, कि महात्मा बुद्ध का एक नाम शाक्य मुनि भी है, ठीक है। तो शाक्य क्यों बोला शाक्य? क्योंकि उसका वंश है, महात्मा बुद्ध का वंश शाक्य है। मुनि क्योंकि वो एक ऋषि है, महात्मा है, संत है, मुनि हो गया, ठीक है। शाक्य मुनि क्या है? तो ये रूमिनदेई जो स्तंभ लेख है कहाँ पर है? लुम्बिनी में। रूमिनदेई क्या है? रूमिनदेई उसका नाम नहीं है, रूमिनदेई गांव है वहां पे। लुम्बिनी थोड़ा सा बड़ा है, एक तरह से शहर लगा लो, ठीक है। तो लुम्बिनी में रूमिनदेई अभिलेख मिला है। उसमें सम्राट अशोक ने क्या आदेश दिया है कि भाई कर कम कर दिया है, ठीक है। और क्या महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा है, और कई सारी बातें लिखी हुई हैं। अब सारी हम क्या पढ़ेंगे, हम सारी, ठीक है। क्लियर है ये बात? इसके अलावा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित और क्या काम करा है? उसने अपनी पुत्री संघमित्रा, और पुत्र राहुल, सॉरी महेंद्र, कोई बात नहीं भाई, महेंद्र करवा लो, ठीक है। पुत्री संघमित्रा है अशोक साहब की, ठीक है कोई संघमित्रा, पुत्र महेंद्र है। इनको कहां भेज दिया इसने? श्रीलंका। इनको भेजा इसने श्रीलंका, ठीक है। कि चलो भाई बौद्ध धर्म का प्रसार करो कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है, बौद्ध धर्म को फैलाओ, ठीक है, यात्रा करके आओ, ठीक है, फॉरेन की ट्रिप मार के आओ एक, ठीक है। इनको भेजा इसने श्रीलंका, श्रीलंका जाओ। तो ये श्रीलंका भेजे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित सम्राट अशोक के करे गए काम कह लो, या इन बौद्ध धर्म और सम्राट अशोक का थोड़ा बहुत संबंध कह लो। तो ये कुछ फैक्ट है, 5-7 फैक्ट हैं, हमने थोड़े बहुत ये याद रखने हैं, ठीक है। रह जाएंगे या याद? ठीक है, हटा दें अब इसको। कोई किसी का कोई समस्या परेशानी तो नहीं है? अब ये लास्ट रह गया अपने पास अभिलेख।
इसके जो गुफा लेख हैं वो हम पढ़ चुके हैं वैसे पहले, चारों के चारों नाम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम इसके अभी लेख कहें, इसके इंस्क्रिप्शन अगर ये देखें, ठीक है, इसको दो भागों में बांट लेते हैं, वैसे तीन हैं पर एक हम पढ़ चुके हैं तो दो ही पढ़ेंगे अभी हम यहाँ पे, फिर भी लिखने को लिख देंगे, ठीक है। एक हो जाएगा शिलालेख, और दूसरा है भाई अपना स्तंभ लेख, और तीसरा मैं नाम लिख देता हूं फिर भी कोई बात नहीं, गुहा लेख। ये है। अब इनको भी आगे दो दो भागों में बांटा, पर हम ना एक एक ही पढ़ेंगे इनको, इनमें से एक एक ही पढ़ेंगे, जो हमारे लिए जरूरी है वो पढ़ेंगे, और उनके बाकी नाम से कर लेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत सी ना लगेगी आप लोगों को। इसके दो पार्ट हैं। नंबर 1 वृहत शिलालेख, मतलब बड़े शिलालेख हैं ये बड़े हैं। नंबर 2 लघु शिलालेख, ऐसे ही स्तंभ लेख भी दो हैं, ठीक है, इसके भी दो पार्ट हैं। नंबर 1, ठीक है, स्तंभ लेख कह दो या वृहत स्तंभ लेख कह दो, वृहत स्तंभ लेख कह देते हैं भाई। दूसरा लघु स्तंभ लेख, और ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही है। तो 5 हो गए इनके, टोटल टाइप 5 हो गए। पर हम इनमें से जो मेन पढ़ेंगे ना, जो हमने मेन पढ़ने हैं वो हमने ये पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो ये पढ़ना हमने मेन, और एक हमने ये पढ़ना, बाकी इनके एक एक दो दो नाम देख लेंगे, अगर कोई आ गया तो ठीक है भाई, ये भी हमें पता रहेगा, हाँ ये नाम की चीज़ भी है यहाँ पे। इनके हमने चारों के नाम पढ़ लिए थे, चारों के नाम पढ़ लिए। 4 गुफाएं कहाँ पर हैं ये 4 गुफाएं? 4 गुफाएं पढ़ी थी हमने, कहाँ पर पढ़ी हैं? बिहार में। कहाँ पे? बारबारा में। कौन कौन सी हैं? करण चौपार, सुदामा, लोमस, और नंबर 4 विश्व झोपड़ा। ये 4 गुफाएं हैं, ठीक है, 4 गुफाएं हैं। इन पर भी कुछ थोड़ा बहुत हमें मिलता है, इन पर भी कुछ लेख वेख हैं, तो वो गुफा लेख हो जाएंगे। अब शिला का मतलब क्या है? पत्थर, ठीक है। लेख का मतलब उस पर लिखा हुआ, पत्थर पर लिखी हुई चीज़ है, तो शिला पर लिख दिया तो शिलालेख। स्तंभ का मतलब क्या है? पिलर, पिलर पर लिख दिया तो वो पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है, यही अंतर है, बस लिखा हुआ सब पे है, यही अंतर है। तो ये जो है ना हमारे पास, ये जो वृहत शिलालेख हैं, इनकी संख्या है 14, ठीक है भाई। ये संख्या में कितने हैं? 14, इसलिए इनको चतुर्दश भी बोला जाता है, चतुर्दश शिलालेख। इनको चतुर्दश शिलालेख भी बोल दिया जाता है, चतुर्दश शिलालेख। 14 हैं ये। अब ये 14 का मतलब क्या ना, शिला 14 नहीं है, कभी आप ये सोचते हो पत्थर 14 है, नहीं, ठीक है। लेख 14 है। कैसे? मान लेते हैं ये है, कोई पत्थर है, ये कोई शिला है, ये शिला है, एक शिला है ये, इसके ऊपर 1 से लेकर, ठीक है, 14 तक जो लेख लिखे हुए हैं उनकी संख्या 14 है। इन लेखों की संख्या 14 है, शिला 1 है, लेख 14 है, इसलिए इनको शिलालेख बोला गया। 14 शिलालेख हैं ये। आपका समझ में आई ये बात? ठीक है। और ये 14 शिलालेख, ये 14 कॉपी हमें कितनी जगहों से मिली? हमें भारत में 8 जगह से मिली, अलग अलग जगह से, मतलब हमें 8 कॉपी मिली है इसकी। एक तरह से इसको ऐसे समझ लो जैसे हम, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, एक पेज है, या हम कल पेपर लिया था, पेपर तो हमने एक ही बनाया ना, उस एक पेपर में कितने क्वेश्चन है? 100, उसकी कॉपी हम कितनी कर लें? सेम ऐसा ही है कि पेपर तो ये एक है, शिला एक है, इसके ऊपर 14 लेख लिखे हुए हैं, इसी तरह के लोग लेख अलग अलग जगह पे लिखे गए हैं। सेम जो बात यहाँ पे है वही बात वहाँ पे भी है, मतलब इस टाइप से। तो कितने लेख हैं एक शिला पे? 14।
तो इसलिए इनको बोला जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े लेख हैं, इसलिए ये वृहत हैं, बड़े हैं, ठीक है, ये वृहत शिलालेख हैं 14। अब इनको याद हम कर लेते हैं, बिल्कुल ये याद हो जाएंगे आपके, पक्की बात है। अगर थोड़ा सा ध्यान से सुन लोगे, लिखने में ध्यान कम रखना, सुनने में ध्यान ज़्यादा रखना, ये याद हो जाएंगे 14 के 14, इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे पहला जो शिलालेख है, सुन लो, इनको लिख बाद में लियो, मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, अभी 2 मिनट का टाइम दे देंगे आपको, ठीक है। पहला है, सम्राट अशोक कह रहा सब मनुष्य मेरी संतान है, सब मनुष्य या सब प्राणी ये कहता सब मनुष्य मेरी संतान है। इसी में फिर कह रहा है पशु बलि अवैध है, पशु बलि नहीं दी जाएगी भाई, पशु बलि पर रोक। और इसी में फिर कह रहा है, ठीक है, कि अनावश्यक खर्च, अनावश्यक खर्च नहीं करना है। ये 3 बात है। पहला जो लेख है, पहले लेख में मैं ये बता रहा हूं आपको, सब मनुष्य मेरी संतान है, सब प्राणी मेरी संतान है, और पशु बलि नहीं करनी है, ठीक है, पशुओं को नहीं मारना है, और आपको खर्च नहीं करना है, ज़्यादा खर्च नहीं करना, अनावश्यक खर्च नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसमें एक चीज़ आ रही है कि भाई अनावश्यक खर्च नहीं करना है, ठीक है। तो फिर किसी समझदार से आदमी ने कहा कि करना, फिर ठीक है, ये बता क्या करना है, तो फिर इसको बताया गया आपको करना है जन कल्याण। क्या करोगे आप, पैसा बचा के लोक कल्याण। समझ में आई बात, कि ज्यादा खर्च नहीं करना, तो क्या करना है भाई, लोक कल्याण करो। लोक कल्याण मतलब आप हॉस्पिटल खोलो, अस्पताल खोलो, किसके लिए खोल रहे हैं, पशुओं के लिए भी खोलो और आदमियों के लिए भी खोलो, क्योंकि आपको पशु भी नहीं मारने और आदमी भी नहीं मारने हैं। युद्ध तो हम पहले छोड़ चुके हैं, अब पशुओं का भी ध्यान रखना है, तो आप अस्पताल खोलो, लोक कल्याण करो। फिर वही समझदार आदमी बोला है कि चलो अस्पताल खोल दे, उनकी देख रेख कौन करेगा, ठीक है। फिर उसने कहा ठीक है, अधिकारी लगाते हैं, ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। और ये अधिकारी क्या करेंगे, प्रति 5 वर्ष राज्य का भ्रमण करेंगे, ठीक है। अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। ये अधिकारी क्या करेंगे, भ्रमण करेंगे हर 5 साल में पूरे राज्य का। क्या देखेंगे, ये देखेंगे राजकाज में, राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों एक ग्रुप में है, तीनों एक ग्रुप में है ये, ठीक है। तीनों याद हुए या नहीं हुए बताओ। मतलब आपको क्या गया कि भाई आपको ज्यादा खर्च नहीं करना है, आपको पशु बलि नहीं देनी है, आप मेरी संतान हो, आप मेरे बच्चे हो, और बेटा ज्यादा पैसे नहीं उड़ाते हैं, ठीक है, और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, किसी को नहीं मारते हैं, गलत बात है। फिर बच्चे कह रहे हैं क्या करें हैं? क्या करें, फिर कुछ करेंगे छोड़ोगे भी, ठीक है, कि कल्याण करो, लोक कल्याण करो, ठीक है। उस तक क्या होगा, ठीक है, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। हम 100 रुपये लेकर जाएंगे, 20 ही रुपये पहुँचाएंगे नीचे, कि नहीं अधिकारी लगा रहा हूँ, ठीक है, ये देख के आएंगे क्या ड्रामा चल रहा है। हो गए तीनों याद, ठीक है। फिर चौथा है, नंबर 4 है इसका जो इंस्क्रिप्शन है 4, उसमें ये कह रहा है कि भाई भेरी घोष मतलब युद्ध नीति का त्याग, युद्ध नीति की जगह कौन सी नीति, धम्म नीति अपना ली है। इसने भेरी घोष की नीति छोड़ दी है, भेरी मतलब युद्ध ही होता है, ठीक है, और धम्म की नीति मतलब धर्म की नीति अपना ली है इसने। अब जो आदमी धर्म की नीति अपना लेगा, वो आदमी ये भी तो सोचेगा ना धर्म का प्रचार हो। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, तो क्या आपके दिमाग में नहीं आएगा मेरा बिजनेस फैल जाए और ज़्यादा फैल जाए, ठीक है। अब जैसे दुनिया भर के ये नए नए इसी धर्म चल रहे हैं, किसी किसी टाइप का निरंकारी, राधा स्वामी, ये वो, ठीक है, ये भी तो सोच रहे हैं ना, कहीं कहीं जगह ले गए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अपना सभाएं बुला रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही अशोक के भी दिमाग में आई ना, अब इसने धम्म अपना लिया, धम्म अपना लिया तो ये क्या करेगा, इसका प्रचार करेगा। तो धम्म प्रचार के लिए फिर इसने क्या करे, धम्म महामात्र, धम्मा मात्रों की नियुक्ति करी इसने। अब धम्मा मात्रों से आप समझ जाओ कि धम्मा मात्र का मतलब है धार्मिक लोग, धार्मिक पंडित जो धर्म का प्रचार करेंगे, ठीक है।
ऐसे अधिकारी लगा दिए जो खाली धर्म का प्रचार करेंगे, ऐसे अधिकारी लगा दिए, ठीक है। धम्मा मात्रों की नियुक्ति कर दी। क्लियर है ये? आदमी ने धम बनाया, उसके प्रचार की भी योजना कर ली, ठीक है। पर धर्म और इसके प्रचार के लिए क्या जरूरी है? जो धार्मिक आदमी होगा उसमें क्या जरूरी होना चाहिए? उसमें संयम जरूरी होता है, ठीक है। उसको आत्म नियंत्रित होना चाहिए, आत्म नियंत्रण। ऐसा नहीं है कि तुम प्रचार करने के लिए गए और किसी को प्रवचन दे रहे हो और किसी ने थोड़ी सी उल्टी बात कह दी और ले गए दे चमटे, ठीक है, लंबा बना दिया वो, ठीक है। फिर गांव वाले आ गए, तुमने लंबा बना दिया वहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा शांत सा रहना है, संयम बरतना है, ठीक है। और राजा को जनता के हर पल की खबर मिलनी चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूँ बस, ठीक है। कि अगर एक तरह से ये लगा लो, ये की पॉइंट है। अगर आगे आगे भाई पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या, तो हमारा आइडिया है कि हाँ भाई इसमें ये है, ठीक है। तो ये तीन एक साथ जोड़ लो, इन तीन का एक ग्रुप है। ये क्या कह रहे हैं? ये तीन चैरिटी से रिलेटेड हैं। ये तीन किससे रिलेटेड हैं? दम से रिलेटेड हैं। अब अगले और देख लेते हैं एक बार। तो फिर आ गया नंबर 7 में इसको बताया, ठीक है, कि भाई जो आदमी एक तरह से धर्मात्मा सा हो गया है, इतना धर्म हो गया है, तो उसके लिए तो सब बराबर हैं। उसके लिए अमीर गरीब सब कुछ कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए सब बराबर हैं। तो इसमें ये कहा गया है सबके लिए सर्व धर्म समभाव। सब धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना। भाई सबके प्रति आपको समान भाव रखना चाहिए आपको, ठीक है। अगला है इसका ये सर्व धर्म समभाव, सब धर्मों के प्रति आप समान व्यवहार रखो, ठीक है। 7वां। फिर ये कह रहा 7वें के बाद 8वें में कि यार धर्म के ही प्रति जरूरी है, कुछ और भी करना है कि खाली धर्म के? भाई धर्म में कौन होता है, ठीक है? धर्म के पंडित, ठीक है। तो आप ये कह लो ब्राह्मणों के प्रति और बौद्ध धर्म के जो श्रमण हैं उनके प्रति भी आपको समान अच्छा व्यवहार करना है। ऐसा नहीं है कि धर्म का तो कर दिया आपने व्यवहार, ठीक है, और पंडित मिलते फोड़ दिया, ठीक है, तो फिर वो गलत हो जाएगी ना बात, ठीक है। चाहे पंडित मिलो, ब्राह्मण मिलो, श्रमण मिलो, चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित आदमी मिलो, चाहे जैन से मिलो, चाहे हिंदू धर्म से मिलो, सबके प्रति समान व्यवहार करेंगे हम, अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है। अच्छे से रखना, उनको लगना चाहिए हाँ भाई पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है। फिर नंबर 9 में क्या कह रहा है कि भाई जो पंडित और श्रमण होंगे उनके साथ व्यवहार करना। आम आदमी का क्या, या जो गरीब होंगे उनका क्या, उनके साथ भी करना। तो क्या जो दास या सेवक होंगे उनके साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करना है। दास और सेवकों के साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करना है। इतना ही नहीं, आपको दास और सेवकों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना है। तो ये किससे रिलेटेड है? व्यवहार से। देखो पहले 3 किससे थे? चैरिटी करनी, आपको कल्याण से संबंधित है। दूसरे 3 किससे रिलेटेड है? धर्म से। अगले 3 किससे हो गए? व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा होगा? धर्म के प्रति, धार्मिक पंडितों के प्रति और आम लोगों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? अच्छा व्यवहार होगा। ये 3 वे हैं। 10वां है, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ 10वें को, इसका 4 का ग्रुप बना देते हैं। 10वें में क्या है कि राजा के लिए प्रजा हित सर्वोपरि है। समझे? राजा के लिए प्रजा का जो हित है सबसे ऊपर है। प्रजा हित सर्वोपरि मतलब आप ये काम करें, सभी लोगों के प्रति, धर्मों के प्रति समान व्यवहार, ब्राह्मणों के प्रति, दास और सेवकों के प्रति। तो इन सब से क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ये सब लोगों का हित चाह रहा है ये आदमी, ठीक है। 10वां क्या हो गया? प्रजा हित सर्वोपरि है। प्रजा हित सर्वोपरि हो गया। 10 हो गए आपके, ठीक है। अब 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ठीक है, 4 और रहते हैं। और ये चारों आसान भी हैं और ये अलग अलग भी हैं थोड़े से, ठीक है। तो उनको बेशक अलग अलग भी याद हो जाएंगे, उनमें से 2-3 याद भी हो रहे होंगे थारे। कलिंग युद्ध से रिलेटेड कौन सा भी लेख है? 13वां। सबका याद है? बताओ, कर लो, क्या करोगे? यहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ? दिख जाएगा यहाँ? तो 11वां है, ठीक है, धम्म की व्याख्या। ग्यारहवें में बताई गई है धम्म की डेफिनेशन।
मतलब जो धम धम कर रहा है भाई अशोक, तू इतनी देर होली तेरा ड्रामा कर रखा है, उसके बारे में बता तो दे, कुछ लोगों को समझा तो दे, ये धम क्या है। अशोक ने समझा दिया, ले भाई 11वें शिलालेख में ये धम है मेरा और इसकी ये डेफिनेशन है और ये काम आपको करने हैं। तो धम की डेफिनेशन आ गई 11 में। फिर क्या कि अशोक साहब आपने सब क्या पर ध्यान दे लिया, ठीक है। आपने गरीबा की बात कर ली, पशुआ की भी बात कर ली, ब्राह्मण बौद्ध की बात कर ली, लेडीज़ों के बारे में क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट का क्या, महिला सशक्तिकरण का क्या, महिलाओं को स्थान नहीं है क्या। वो बोला बिल्कुल है। तो कह ले तो स्त्री धम्मा मात्रों की नियुक्ति, स्त्री धम्मा मात्रों की नियुक्ति कर दी है 12 में। मतलब जिस तरीके से पुरुष धम्मा मात्र पुरुष आदमी धर्म का प्रचार करेंगे, ऐसे ही औरतें भी धर्म का प्रचार करने के लिए जाएंगी। ले भाई खुश हो अब, ठीक है। फिर 13 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का वर्णन किस लेख में है, 13 में, ठीक है। और लास्ट 14 है कि आदमी को सदाचारी धार्मिक जीवन व्यतीत करना है। 14वां बस ये है कि आदमी को एक धार्मिक जीवन व्यतीत करना है, एक सदाचारी सा जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। एक धार्मिक जीवन आपको जीना, अच्छा सा जीवन जीना आपको, ठीक है। ये आपके 14 लेख हैं। थोड़े थोड़े से मतलब समझ में आई बात या नहीं आई, या थोड़ा ऐसा लगा कि हम कौन सी और दुनिया में आ गए और की तरह समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा है तो भाई देखो फिर तो क्या जा सके। अगर कुछ आ रहा समझ में, कुछ नहीं आया तो उसका इलाज हो सके, है ना। है भाई, 1-2 बार तुम पढ़ लेना इसको, ठीक है। ये याद हो जाएंगे, कोई घनी मोटी बात नहीं है। फिर इनमें से फिर भी अगर आपको लगे कि भाई मैं, ठीक है, कि मैं कुछ गिने चुने से याद कर लूँ, तो फिर आप पहला जरूर याद कर लो, ठीक है। और ये चौथा याद कर लो, ठीक है। 5वां याद कर लो अच्छे से, ठीक है। स्त्री वाला ये 12वां कर लो, ठीक है। 13वां कर लो, ये कुछ याद कर लो, ठीक है। 5-7 जो जिसके याद हो जाए, जितने याद हो जाए उतने कर लो फिर। अदरवाइज ये सारे याद हो ही गए होंगे। मेरा तो लग तो ये रहा कि भाई हो ही जाने चाहिए याद, ठीक है। ठीक है, एक बार इनको मारो कॉपी, टेप दो भी न जिसमें तुम 1 नंबर हो, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, या टेप दिए। अच्छा, बात तो तुमने माननी ही नहीं है ना। कई बार कह दो थारे तक लिखने नहीं है, सुनने हैं, इसलिए तो याद ना हो ये है। क्या था भाई 5वां, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। ये हो रहा 5वां, देखो धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म प्रचारकों की नियुक्ति करनी है। अब भाई अच्छा व्यवहार,
अब कति साफ कॉपी में लिखियो न, है ना। हो गया भाई, हो गया। एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं, तुम्हारी क्लास का भी टाइम हो लिया ना, कम से कम ये तो पूरा कर लें। अब एक छोटी सी बात ये है, ये मिले कहाँ कहाँ है, ठीक है, बस ये है मिले कहाँ, ये 14 जो मिले कहाँ पर, 7-8 जगह है, वे याद कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आवाज मत करो भाई, आवाज क्यों कर रहे हो, आवाज करने के लिए बोल रहा क्या। मैंने ये बोला है कि आवाज नहीं करनी है, सुनना है एक बार। एक बार छोटी सी बात बताओ मेरे को, यहाँ पे कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। यहाँ कौन सा राज्य है, और इसके नीचे कौन सा राज्य है, यहाँ कौन सा राज्य है, और यहाँ कौन सा राज्य है, ठीक है, गुजरात। और ये हो गया अपना राजस्थान, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। चलो याद करते हैं फिर, ये कहाँ मिले हैं, ठीक है। सम्राट अशोक के शिलालेख मिले कहाँ कहाँ हैं, उत्तराखंड में मिला हमें, ठीक है, कलसी, कलसी नामक जगह पर मिला उत्तराखंड में, ठीक है। उड़ीसा में मिले हैं 2, एक जोगढ़ और दूसरा धौली। जोगढ़ और धौली ये मिले हमें उड़ीसा में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में एर्रागुडी, एर्रागुडी, येरागुडी एर्रागुडी लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में मिला हमें सोपारा, ठीक है, महाराष्ट्र में मिला हमें सोपारा। गुजरात में मिला हमें गिरनार, गुजरात में मिला गिरनार, गिरनार शिलालेख, सोपारा शिलालेख, येरागुडी शिलालेख, धौली शिलालेख, जोगढ़ शिलालेख, कलसी शिलालेख। जगह के नाम बाबू, ये जगह के, ठीक है, ये जगह होती है, ठीक है। और ये देखो भाई, ये है आपका पाकिस्तान में मिले हमें, 2 मिले पाकिस्तान में, ठीक है। एक शाहबाजगढ़ी और दूसरा है मानसेरा, ये पाकिस्तान में मिले हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में भी मिले हैं 2, अफगानिस्तान और उसकी सीमा की तरफ कौन कौन से हैं वे, ठीक है, इस तरफ बना लेते हैं, अफगानिस्तान वालों को इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है। ये मिले हैं शेर ए कुना और लगमान, शेर ए कुना और लगमान, ये अफगानिस्तान में मिले हैं। मतलब बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ शिलालेख हैं, जगह हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जगह है, आप ये ध्यान रख लो, बस कुछ ये इंपॉर्टेंट जगह हैं। अगर कभी आ जाए कि भाई सम्राट अशोक के लेखों से संबंधित, अभिलेखों से संबंधित कौन सी जगह है, या फिर आ जाए गुजरात में कौन सी है,
महाराष्ट्र में कौन सी है, उड़ीसा में कौन सी है, उत्तराखंड में कौन सी जगह से मिला है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में किस जगह से मिला है, तो हमें आइडिया सा रहे थोड़ा सा। अब एक चीज़ और है इसमें छोटी सी जो हमें याद रखनी है, वो है इसकी भाषा, शिलालेखों की भाषा। ठीक है, 3 भाषाओं का इस्तेमाल करा है, 3-4 भाषाओं का इस्तेमाल होया है, लिपियों का इस्तेमाल होया अशोक के द्वारा। जो भारत की बाउंड्री है ना, भारत की बाउंड्री में चाहे शिलालेख हो, चाहे स्तंभ लेख हो, चाहे लघु शिलालेख स्तंभ लेख हो, कुछ भी हो, उनकी सब की भाषा क्या है, उनकी लिपि क्या है, ब्राह्मी। ऐसे लिखते हैं क्या लिपि? ठीक है, यो ब्राह्मी लिपि। मैं क्या कह रहा हूँ, अब भाई राजस्थान में कुछ नहीं है ना, वैसे ही बताया था रहता, राजस्थान भी है यहाँ, छोटे लेख हैं और राजस्थान वाले। ठीक है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि में कहाँ पे मिलते हैं? भारत में। क्लियर है। फिर अगर पाकिस्तान वाले देखोगे तो कौन सा मिलता है? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि के कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान में। ठीक है। और फिर है अरमाइक लिपि, अरमाइक और ग्रीक, ये अफगानिस्तान वाले हैं भाई। अरमाइक और ग्रीक लिपि में कहाँ पर मिलते हैं? अफगानिस्तान में। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो भारत में जितने भी हैं ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान वाले क्या हैं? खरोष्टी, और उसके बाद वाले क्या हैं? अरमाइक और ग्रीक लिपि में। तो हमारे ये मतलब हो जाए आइडिया कि हाँ, अगर किसी का भी पूछ ले, चाहे हमने पढ़ ना रखा वो, ठीक है, हमने पढ़ नहीं रखा, पूछ लिया कि इसकी क्या भाषा है, भारत में है पर ये पता है, तो ब्राह्मी लिख देंगे कि ब्राह्मी में है भाई। ठीक है। पाकिस्तान में पता लग गया तो हम कह देंगे खरोष्टी में है, उस आगे है तो हम ये लिख देंगे इस तरह की। ठीक है, हो जाएगा। कर लोगे इनको याद अच्छे से? चलो इनको याद कर लो, बाकी इसको फिर बाद में पूरा करेंगे भाई, क्लास लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है। क्या क्लास है अभी आपकी?